ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग में अपना टॉपिक अब है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है, इससे तो हमें क्लियर है कि जो कंपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है उससे मतलब है। लेकिन कॉन्सोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? तो कॉन्सोलिडेटेड से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है, दोनों का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, कोई एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो उसके अंडर में काम करती है और अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेट में वर्क करती है। ठीक है। तो हर कंपनी जो चाइल्ड कंपनी है, एक तरीके से जो अंडर में वर्क करती है उनको हम चाइल्ड कंपनी बोल सकते हैं, और जो मेन कंपनी एक्स लिमिटेड होगी हम उसको बोल देंगे कि वो पेरेंट कंपनी है। ठीक है। तो जो पेरेंट कंपनी है वो भी अपने अकाउंट्स बनाएगी और जो चाइल्ड कंपनी है वो भी अपने अपने अकाउंट्स बना के चलेगी। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब तक अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो नहीं हुआ था तब तक सबको अपने अपने अलग अलग अकाउंट बनाने जरूरी थे, पर उनको मर्ज करना यानी कि कंसोलिडेट करना कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब जब कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 भी फॉलो हो गया, तो हमें जितने भी चाइल्ड कंपनीज हैं और पेरेंट कंपनी है इन सबके अकाउंट को आपस में क्या करना होता है? मर्ज करना होता है, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। ठीक है। तो जो पेरेंट कंपनी होती है हम उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, जो मेन कंपनी होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और उसके अंडर में जो भी कंपनी वर्क करती है हम उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। तो देखो यहां पर मेंशन है, इन इंडिया प्रीवियसली इट वाज नॉट कंपल्सरी टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। पहले हमें होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी हो गई पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी हो गई उसकी चाइल्ड कंपनी, और उन दोनों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं था। हर कोई अपने अपने अलग अलग अकाउंट मेंटेन करता था, उसको मिक्स नहीं करते थे, मर्ज नहीं करते थे। बट नाउ बाय द इश्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 on consolidated financial statement, it is made compulsory for every holding company to consolidate the financial statements। तो हर एक होल्डिंग कंपनी के लिए ये कंपलसरी हो गया कि वो अपने अकाउंट को अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज करे, कंसोलिडेट करे। ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सब्सिडरी कंपनीज होंगी उसमें पूरा का पूरा शेयर होल्डिंग कंपनी का नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई एक्स कंपनी लिमिटेड है और एक दूसरी कंपनी है वाई कंपनी लिमिटेड, तो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को होल्ड किया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि एक्स कंपनी का पूरा 100% राइट वाई कंपनी के ऊपर हो। 50% उससे ज्यादा होगा, लेकिन 100% हो जरूरी नहीं है। तो उस केस में मान लेते हैं कि अगर एक्स कंपनी लिमिटेड का वाई कंपनी लिमिटेड पर 70% का अगर राइट है, तो 30% का जो होगा वो आउटसाइडर का होगा, जिसको माइनॉरिटीज बोलेंगे। ठीक है। तो इन दोनों को एडजस्ट करते हुए हमें अकाउंट क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर करना पड़ता है। The main objective of this standard is to lay down principles and procedure for preparation and presentation of consolidated financial statements. Consolidated financial statements are presented by a parent company. बनाता कौन है? होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी बनाती है। To provide financial information, ताकि हमें complete financial information मिले about the economic activity of its group। आप कभी भी किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेक्शन होता है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेक्शन में भी 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो होगा स्टैंड अलोन का, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये सेपरेट अकाउंट होता है, ये सेपरेट कंपनी के अकाउंट होते हैं, यानी हर कंपनी ने अपने अलग अलग बनाए हैं। फिर जब हम इन सबको मर्ज कर देते हैं तो फिर कंसोलिडेटेड बनते हैं, फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं।
तो आपको हर एनुअल रिपोर्ट में ये दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखो बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ये है, आपको दो बैलेंस शीट देगा। एक बैलेंस शीट आपकी पेरेंट कंपनी की होगी, होल्डिंग कंपनी की होगी। दूसरी जो बैलेंस शीट होगी वो सब्सिडरी कंपनी, जिसको हम चाइल्ड कंपनी बोलते हैं, उसकी होगी। और दोनों के डेटा को हमें आपस में क्या करना है, ऐड करना है, मर्ज करना है। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है और माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। आपको हर क्वेश्चन को इन 5 स्टेप्स में रखना होगा तो आपका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये कहता है, सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन करना होगा प्रॉफिट का, फॉर प्री एंड प्रॉफिट एक्विजिशन पीरियड का। तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन आपने वर्ड सुना होगा एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के चैप्टर में, जो कि हम पढ़ते थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। मान लो कि एक्स कंपनी लिमिटेड जो है वो वाई कंपनी में अपना इन्वेस्ट करती है। तो वो कब इन्वेस्ट करती है, तो जिस दिन एक्स कंपनी ने वाई कंपनी में, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट किया या उसके शेयर को परचेज कर लिया, तो जिस डेट को परचेज करेगी उस डेट से पहले 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ एक्विजिशन तक वो जो प्रॉफिट होगा वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद के पीरियड का जो प्रॉफिट होगा वो पोस्ट एक्विजिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, एच से अपना होल्डिंग कंपनी है, और एक एस कंपनी है, एस से अपना हो गया सब्सिडरी कंपनी। तो एच कंपनी ने क्या किया, परचेजेस शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड या एस कंपनी लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 1 अक्टूबर से पहले का जो प्रॉफिट होगा हम उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक के प्रॉफिट को बोलेंगे प्री एक्विजिशन, यानी परचेज जिस दिन शेयर किए हैं उससे पहले का प्रॉफिट प्री एक्विजिशन, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च का जो प्रॉफिट होगा उसको बोल देंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट इसका काम है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार हम इसको प्रैक्टिकल में देख लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में आपको कम करना है कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ। आपने नेटवर्थ का नाम हमेशा सुना होगा रेशियो वगैरह में, जिसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये निकालना है हमें किसका, सब्सिडरी कंपनी का। सब्सिडरी कंपनी बोले तो चाइल्ड कंपनी का। जैसे एक्स कंपनी हमारी हो गई, मान लो ये एच लिमिटेड हमारा हो गया होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड हमारी हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये तो आपको पता है पेड अप कैपिटल होती क्या है। तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। उसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल रिजर्व्स। अब यहाँ पर ऑल रिजर्व का मतलब है कोई कैपिटल रिजर्व है, कोई जनरल रिजर्व है, कोई रेवेन्यू रिजर्व है, सारे यहाँ पे लेने हैं आपको, सब कुछ लेना है, लेकिन उनका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस शीट तो क्लोजिंग होती है। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या होता है, या तो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ होगा बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ होगा, या फिर बैलेंस शीट में जो रिजर्व दिए हुए हैं उनके आगे डेट लिखी हुई होगी 1 अप्रैल। 2 हिंट है, या तो रिजर्व के आगे डेट लिखी हुई होगी 1 अप्रैल, या फिर ये ओपनिंग बैलेंस आपको नीचे इंफॉर्मेशन में देगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, प्रॉफिट का P&L अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस आप लोगे, जो कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए, उसको आप ऐड करो। इसका भी वही रूल है, P&L अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल वाला बैलेंस है, या तो वो बैलेंस शीट के अंदर होगा तो डेट के साथ होगा, नहीं तो बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में होगा, और अगर डेट नहीं है तो वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग दी हुई होती है। इसके बाद हमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेना है, जो हमें स्टेप नंबर 1 से निकालना है, और फिर हमें ऐड कर देना है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज,
ये सबको पता है, असेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट होता है, लायबिलिटीज का डिक्रीज होना प्रॉफिट होता है। तो जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे वो हमें शेयर कैपिटल में ऐड कर देने हैं और लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, अगर लॉस हो गया तो लेस कर देंगे। अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है तो उसको लेस कर दीजिए। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है कोई भी एक्सपेंडिचर फॉर्म असेट साइड, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कोई भी एक्सपेंडिचर या डिस्काउंट का फॉर्म होता है या कोई लॉस का फॉर्म होता है असेट साइड जो अब तक राइट ऑफ नहीं हुआ, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की जगह अगर प्री एक्विजिशन लॉस हो जाए तो यहां आ जाएगा, नीचे लेस हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की जगह लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाए तो लेस हो जाएगा। तो ये तो कुल मिला के ऊपर वाले का ही जस्ट अपोजिट है। उसके बाद ये हमारा नेटवर्थ आ गया सब्सिडरी कंपनी का। ये दो स्टेप हमारे होंगे। पहला स्टेप अपना प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, दूसरा हो गया हमारा नेटवर्थ जो सब्सिडरी कंपनी का निकलेगा। तीसरा हम निकालते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ये सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है। गुडविल कब होगा? जब हमने इन्वेस्ट ज्यादा किया होगा और नेटवर्थ का पार्ट हमारा कम होगा। मान लो सब्सिडरी कंपनी का नेटवर्थ है 5 लाख का, लेकिन मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है 6 लाख, तो जो मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं वो गुडविल के दिए होंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा कर लिया जाए, नेटवर्थ तो है 5 लाख की, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया 4 लाख रुपए, कम किया, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, यहाँ पे पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेटवर्थ में हमारा हिस्सा कितना है। ये जो शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल को पूरा का पूरा अगर होल्डिंग कंपनी ने खरीदा हुआ है तो पूरा ले लेंगे। 80% लिया है तो नेटवर्थ का भी 80 लेंगे, 70% लिया है तो नेटवर्थ का भी 70% लेंगे। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसके बाद स्टेप नंबर 4 निकलेगा, जो माइनॉरिटीज होंगे हमारे। माइनॉरिटीज मैंने बता दिया था, सब्सिडरी कंपनी में जो हमारा हिस्सा है यानी कि जो होल्डिंग कंपनी का हिस्सा है उसको हटा दीजिए। उसके अलावा जो परसेंटेज बचेगा वो माइनॉरिटीज का है, पब्लिक का है, उनके इंटरेस्ट को हमें निकालना होता है। और केवल 2 एलिमेंट आपको ऐड करने हैं। पोस्ट एक्विजिशन में उनका हिस्सा कितना है, माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना है, ठीक है, और नेटवर्थ में माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना है। बस ये 2 चीजें हमें ऐड करनी है यहाँ पे, क्योंकि हम प्री इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि प्री एक्विजिशन नेटवर्थ में ऐड हो चुका, तो वो तो नेटवर्थ में इंक्लूड हो क्या जाएगा। तो माइनॉरिटीज को क्या मिलेगा, मान लो माइनॉरिटीज का 20% का हिस्सा है, तो पोस्ट एक्विजिशन का 20% और नेटवर्थ का 20%, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनॉरिटीज शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी का निकलता है, यानी होल्डिंग कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कितने रुपए का है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कितना है। तो यहां पर आप ले लीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग पी एंड एल ले लो, उसके बाद जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो ले लीजिए, और उसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ उसमें उनका हिस्सा कितना है, 70-80% जो भी है वो ले लीजिए। तो आपका आ जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओपनिंग बैलेंस आपको पता होगा, ऐसा प्रॉफिट जो लास्ट ईयर से करंट ईयर में आगे आया, प्लस जो होल्डिंग कंपनी ने करंट ईयर में कमाया वो, प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा मिला वो, तो सारे प्रॉफिट को जोड़ लेंगे तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है, उनमें इन 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जो इन 5 के अलावा जो अदर असेट्स लायबिलिटीज बच गए हैं उनको ऐड करके भी लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, देख सकते हैं। एक इलस्ट्रेशन से पूरा क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कहता है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल द शेयर्स इन एस लिमिटेड। देखो पहली लाइन से क्लियर है कि जो एच लिमिटेड है उसने एस लिमिटेड के सारे शेयर परचेस कर लिए। तो ऑल द शेयर का मतलब हो गया होल्डिंग कंपनी जो एच है, एच लिमिटेड जो है उसने सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड के सारे शेयर ले रखे हैं, तो यहां पर माइनॉरिटी नहीं होगा क्योंकि 100% शेयर एच लिमिटेड का है।
ठीक है, और ये परचेस कब किया, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल को। अब अगर 1 अप्रैल को हमने परचेस किया है तो 1 अप्रैल से पहले तो कोई टाइम पीरियड बचा ही नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 0 दिन हो गए, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने परचेस कर लिया और परचेस करने से पहले के टाइम पीरियड को हम प्री एक्विजिशन बोलते हैं। तो 1 अप्रैल से पहले कोई डेट ही नहीं है हमारे पास, मतलब कोई दिन ही नहीं बचे हैं, तो प्री एक्विजिशन डे हो गए 0 और पूरे 12 मंथ हो गए पोस्ट एक्विजिशन। तो हम टाइम के रेशियो में ही तो डिवाइड करते हैं, तो टाइम यहां पर होगा 0 और 12, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट हमें दे रखी है 2 कंपनीज की, देखो एच लिमिटेड भी है और एस लिमिटेड भी है। दोनों कंपनी का इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल मुझे दिया हुआ है, इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 100 रुपए वाले, होल्डिंग कंपनी का 2 लाख रुपए का है, सब्सिडरी कंपनी का 1,20,000 का है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है 80,000 और 60,000। ठीक है, लेकिन जनरल रिजर्व के सामने आप देख सकते हो 1 अप्रैल की डेट लगी हुई है। ठीक है, जनरल रिजर्व के सामने क्या है, 1 अप्रैल की डेट है। 1 अप्रैल की डेट हमें यह बताती है कि यहां पर ये जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हमें दिया हुआ है, इसके आगे डेट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, 1 लाख रुपए का होल्डिंग कंपनी का है और जो 40,000 है वो सब्सिडरी कंपनी का है। नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों के पास नहीं है। करंट लाइबिलिटीज जो है वो ट्रेड पेबल हमारे पास है, होल्डिंग कंपनी के 80,000 और सब्सिडरी कंपनी के 60,000। इसी तरीके से हमारे पास असेट्स भी दिया हुआ है, पीपीई तीनों को दोनों का गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि सन्ट्री एसेट्स हमें गिवन है 260 और 280 का। और देखो यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एक बार देखते हैं, ऊपर देखते हैं अपन कि इक्विटी शेयर कितने हैं सब्सिडरी कंपनी के। तो देखो सब्सिडरी कंपनी कौन है, एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है, 1,20,000 और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। अगर एक शेयर 100 रुपए का है और 1,20,000 के शेयर हैं तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1200 हो गए। ये 1200 शेयर किसने खरीदे, होल्डिंग ने खरीदे। तो होल्डिंग ने 1200 शेयर में इन्वेस्ट किया, नीचे देख सकते हो बी पॉइंट में, नॉन करंट एसेट्स के बी पॉइंट में 1200 शेयर इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड खरीदा किसने, एच लिमिटेड ने खरीदा 2 लाख रुपए में। थे कितने के, 1,20 के। इशूड कैपिटल 1,20,000 की थी, पर होल्डिंग कंपनी ने वो 1200 शेयर जो एस लिमिटेड के थे, एच लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने 2 लाख रुपए में खरीदा है। ठीक है, और पूरे के पूरे 1200 खरीद लिए, यानी एस लिमिटेड के सारे शेयर होल्डिंग कंपनी के पास अवेलेबल है। करंट एसेट्स दोनों की नहीं है। नीचे दिया हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड। देखो यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ था, इसके आगे ऊपर में कोई डेट नहीं है यहाँ पे, तो यानी कि ये जो 1,40,000 का बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है, जबकि हमें ओपनिंग भी चाहिए होता है। तो यहां पर पी एंड एल का दिया हुआ है एस लिमिटेड का हैज क्रेडिट बैलेंस, यानी कि प्रॉफिट है 12,000 रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2019। तो ओपनिंग बैलेंस 12,000 है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 40,000 सब्सिडरी का। तो इससे यह समझ में आता है कि ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी कंपनी ने 28,000 रुपीज कमाए हैं। क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा इस तरीके से होता है, पी एंड एल को कंसेप्ट समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल में दिया हुआ है 12,000 रुपए का। इसमें हमें प्लस करना होता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें दिया हुआ होता है। तो इन दोनों को प्लस करके जो आता है इक्वल में जो आता है वो आता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। ये हमेशा एक कंसेप्ट याद रखने वाली बात है। तो क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा है 40,000 का और ओपनिंग दे रखा है 12,000 का। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना होगा, 12,000 में क्या ऐड करें, जो 40,000 आ जाए तो 28,000। तो ये 28,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया किसका, ऑफ सब्सिडरी कंपनी।
दैट इज एस लिमिटेड या एस कंपनी। ठीक है, तो हमेशा ये वाला कंसेप्ट हमें याद रखना है। हो सकता है हमें ओपनिंग और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे दे, तो दोनों को जोड़ के हम क्लोजिंग निकाल लेंगे। अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दे दे तो क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करोगे तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। यानी इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये हम कैश फ्लो में भी करते हैं, जब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालते हैं तो ये कैश फ्लो में भी किया जाता है, क्लोजिंग पी एंड एल माइनस ओपनिंग पी एंड एल। ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये तो हमारा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें पर्टिकुलर और अमाउंट ही होगा। ठीक है, एच लिमिटेड की कॉन्सोलिडेटेड होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एस लिमिटेड को हम एच लिमिटेड में मर्ज कर देंगे। तो इसमें डेटा फिल करने से पहले हम करेंगे यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और हमेशा इसमें ध्यान रखना है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो अगर आप बात करोगे तो प्री एक्विजिशन तो था ही नहीं, 0 था, और पोस्ट एक्विजिशन जो था वो 12 था। तो इस केस में जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर भी दूं कि 28,000 हमारा ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो था, उसको अगर मैं 0/12 करूंगा तो भी मेरा आंसर नील ही आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं पोस्ट एक्विजिशन निकालूंगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 का 12/12 हो जाएगा, तो 28,000 ही आ जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। स्टेप नंबर 2 की अगर जब हम बात करते हैं तो हम कंप्यूटेशन करते हैं ऑफ नेटवर्थ। ये नेटवर्थ किसकी निकलती है, ऑफ एस लिमिटेड, एस कंपनी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी कंपनी है। तो सारा डेटा हमें सब्सिडरी का ही लेना है। तो क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल ले लीजिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल 1,20,000 है। ऊपर बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। ये तो इक्विटी शेयर जो है वो 120 है सब्सिडरी की, ये हमने ले लिया। इस 120 में ऐड करते हैं जो भी हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो ऐड करेंगे। ऐड ओपनिंग, देखो जनरल रिजर्व है हमारे पास, तो ओपनिंग जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 60,000 का, ये ले लेंगे। ओपनिंग पी एंड एल, ओपनिंग पी एंड एल भी गिवन है, नीचे गिवन है 12,000 का इंफॉर्मेशन में, 12,000 का ये भी ले लेंगे। इसके अलावा कोई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट तो निल है, तो लिखना चाहो तो निल लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो नीचे इंफॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं कहा कि किसी एसेट्स लायबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा हुई है, तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप टोटल लगा दीजिए। तो ये टोटल हो गया आपका 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 12 1,92,000। इसमें लेस क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल का लॉस वो है नहीं हमारे पास, उसके अलावा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी नहीं है और प्री एक्विजिशन लॉस भी नहीं है। तो कुछ भी अगर लेस नहीं होगा तो ये टोटल ही हमारा क्या हो गया, ये टोटल ही हमारा नेटवर्थ हो गया। ठीक है, तो ये नेटवर्थ हमारा हो जाएगा 1,92,000। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था प्री और पोस्ट एक्विजिशन, 0 और 28,000 आ गया। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था नेटवर्थ, वो 1,92,000 आ गया। ये पूरा का पूरा किसका है, होल्डिंग कंपनी का है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने अपने सारे शेयर परचेज कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के। स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टेप्स की जहां तक बात है वो स्टेप सारे याद ही रखने होते हैं।
तो यहां पर देखो क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व निकलेगा। तो एक तरफ तो आप लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख रुपए दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये वाला 1200 शेयर एस लिमिटेड के परचेज किए हैं होल्डिंग कंपनी ने 2 लाख रुपए के। तो 2 लाख रुपए तो हमने इन्वेस्ट किए हैं, जबकि नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ पूरा हमारा ये तो 1,92,000। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल निकलेगा, तो गुडविल निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ। तो 2 लाख में आप माइनस कर दो 1,92,000, तो 8,000 रुपीज का गुडविल आ गया आपके पास। इसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है आपका माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। हालांकि ये निल होगा, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब माइनॉरिटीज के कोई शेयर ही नहीं है तो उनको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। उसके बाद 5th निकलेगा कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो कि एच लिमिटेड है। तो एच लिमिटेड का जितना भी प्रॉफिट है सारा ले लो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल ले लो, उसमें प्लस कर दो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या आता है, क्लोजिंग आ जाता होगा, क्योंकि ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर जोड़ते ही क्या आ जाता है, क्लोजिंग आ जाता है। और फिर इसमें प्लस कर दो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बस और कुछ नहीं करना। तो ओपनिंग बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि नीचे जो ओपनिंग बैलेंस है वो एस का है, एच का नहीं है। ऊपर अगर हम पी एंड एल की देखेंगे तो पी एंड एल के आगे डेट नहीं है, तो डेट नहीं है तो ये 1 लाख रुपए क्लोजिंग है। यानी इन दोनों को जोड़ के जो आएगा ओपनिंग प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इन दोनों को जोड़ के जो प्रॉफिट आएगा वो 1 लाख रुपए। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा आया था 28,000, इसलिए कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 1,28,000। तो ये 5 स्टेप हमें पूरे करने हैं बैलेंस शीट को बनाने से पहले। अब ये सारे एलिमेंट कहाँ आएंगे, तो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट आपको पता है रिजर्व सरप्लस का पार्ट होता है, लायबिलिटी में आएगा। माइनॉरिटीज भी लायबिलिटीज होते हैं, जो आउटसाइडर्स को हमें पे करना है वो भी लायबिलिटी होते हैं। अगर ये निकलते तो ये भी लायबिलिटी होता। गुडविल आपको पता है असेट्स में आता है, ठीक है, 8,000 जो गुडविल है वो असेट्स में आएगा। तो ये 3 एलिमेंट हमें क्या करने होते हैं, नेटवर्थ तो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और पोस्ट एक्विजिशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो स्टेप नंबर 3, 4, 5 इनमें से जो भी एलिमेंट होंगे वो हमें क्या करने होंगे, बैलेंस शीट में लिखने होंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ऊपर के बिल्कुल हिसाब से, ऊपर के हिसाब से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा पॉइंट नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे एज इट इज बना लेना है आपको। इसमें आपको बनाना है पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल जो एज इट इज ऊपर वाली है, शेयर होल्डर्स फंड्स। इस शेयर होल्डर्स फंड में ए पॉइंट आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। अब यहां पर जो शेयर कैपिटल है वो यहीं आप लिख दीजिए इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। तो अब यहां पर शेयर कैपिटल लिखेंगे कितना, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 लाख रुपए। क्यों, होल्डिंग कंपनी के 2 लाख लिख देंगे क्योंकि 1,20,000 को हम नेटवर्थ में शामिल कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देंगे और हमारी जो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो 2 लाख रुपए की जो कैपिटल है होल्डिंग कंपनी की वो यहां आ जाएगी। उसके बाद बी पॉइंट हमारे पास आ जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो रिजर्व सरप्लस में हमारे पास अवेलेबल है, देखो जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो आपको ध्यान होगा जो 60,000 का जनरल रिजर्व था वो हम नेटवर्थ में काम में ले चुके हैं, लेकिन जो ये 80,000 का है ये कहीं काम नहीं आया, तो ये एज इट इज आ जाएगा जनरल रिजर्व के नाम से। और एक आ जाएगा कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। अब पीएनएल नहीं आएगा, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा जो हमने निकाला है 1,28,000 रुपए का पॉइंट नंबर 5 से। ये पॉइंट नंबर 5 से जो हमने निकाला है कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट 1,28,000 का, ये आ जाएगा। इसके बाद
रिजर्व सरप्लस का काम खत्म हो गया। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट आ जाएगा अपना नॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि दोनों की नील है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आ जाएगा अपना करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में देखो, दोनों की करंट लायबिलिटी को अपन ने कहीं पे भी काम में नहीं लिया है। तो जो करंट लायबिलिटीज में जो ट्रेड पेबल्स हैं, इनको आप दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 80 + 60 1,40,000। यानी कि जो भी एलिमेंट काम नहीं आएंगे आप उनको केवल ऐड करके लिख देंगे। टोटल तो 2 लाख + 80,000 + 1,28,000 + 1,40,000, टोटल 5,48,000 आपका टोटल आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम निकालेंगे असेट्स। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा आपके नॉन करंट असेट्स। इस नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आ जाएगा टेंजिबल असेट्स, और इस टेंजिबल असेट्स में सन्ड्री असेट्स के नाम से आपका आ जाएगा, जो दिया हुआ है ये देख सकते हैं। टेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट्स में सन्ड्री असेट्स के नाम से आ गया। अब सन्ड्री असेट्स को भी हमने कहीं पर भी काम में नहीं लिया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 260 + 280 5,40,000 की हमारी असेट्स आ जाएगी। और स्टेप नंबर 2 ये हो जाएगी हमारी, नहीं, स्टेप नंबर 2 से पहले एक हमारी गुडविल भी आ जाएगी, नॉन करंट ही होती है, 8,000 जो हमने निकाला था स्टेप नंबर 3 में। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो हम निकालेंगे करंट असेट्स। अब करंट असेट्स तो दोनों में ही नहीं है, तो ये नील हो जाएगी। तो यहां पर भी जब हम टोटल देखेंगे तो इसका टोटल भी 5,48,000 ही आ रहा है। तो दोनों की बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाएगा 5,48,000 5,48,000। यहां पर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा चेंज ये आपको मिलेगा कि यहां पर आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी मिलेगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो इस केस को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, वही 2 कंपनी की बैलेंस शीट हमारे पास है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ऊपर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। यानी कि यहां पर होल्डिंग कंपनी ए है, जिसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है वो होल्डिंग कंपनी होती है, और इसकी सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है। शेयर्स वर एक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से पहले का जो पीरियड है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, वो प्री एक्विजिशन है, और अक्टूबर से बाद का जो पीरियड है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो पीरियड होगा, वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। तो ऊपर तो डेट क्लियर हो गया, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि हमने कितने शेयर परचेज किए हैं, ए ने बी के कितने शेयर परचेज किए हैं। तो हमें वो बैलेंस शीट से पता चलेगा। पहले क्वेश्चन में हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से पता चल गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा। इक्विटी शेयर पे आ जाओ। इक्विटी शेयर 100 रुपए का एक है। होल्डिंग कंपनी का ए लिमिटेड का 30 लाख रुपए का है, सब्सिडरी कंपनी का 6 लाख रुपए का है। अगर 6 लाख रुपए के शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, तो 6,000 शेयर है इसके। अब अपन 6,000 से परसेंटेज निकाल लेंगे कि इन्होंने कितना परचेज किया है। जनरल रिजर्व आप देखोगे तो होल्डिंग का है, सब्सिडरी का नहीं है। P&L दोनों का है, लेकिन दोनों के आगे डेट नहीं है, तो यानी कि जनरल रिजर्व और P&L दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी की बात करें तो 5,01,90,000 है। पीपीई की बात करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के पास है, प्लांट मशीनरी दोनों के पास है, इंटेंजिबल असेट्स नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से पता चलेगा कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है 5,400 शेयर्स में, जबकि बी के पास कितने थे 6,000 शेयर। तो 6,000 शेयर में से 5,400 शेयर हमने परचेस किए हैं, ए लिमिटेड ने परचेस किया है, होल्डिंग कंपनी ने परचेस किया है। तो आप निकाल सकते हो कि 5,400 6,000 का 90% होता है। तो यानी यहां पर होल्डिंग कंपनी के पास बी लिमिटेड का 90% होल्डिंग है, बाकी का जो 10% होगा वो माइनॉरिटीज का होगा। कितने में परचेस किया वो मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ शेयर कितने लिए हैं वो मैटर करता है। तो 6,000 शेयर थे, 6 लाख 100 रुपए का एक शेयर है, तो 6,000 शेयर होंगे।
उसमें से 5,400 5400 शेयर हमने परचेज कर लिए हैं, तो 90% शेयर हमारे पास है ए लिमिटेड के पास। करंट असेट्स दोनों की दी हुई है। इसके बाद नीचे एक इंफॉर्मेशन, छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो पी एंड एल है बी लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी कंपनी है, उसका पॉजिटिव बैलेंस है 90,000 ऑन 1 अप्रैल। तो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है बी लिमिटेड का। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट। तो ये कॉन्सोलिडेट का फॉर्मेट होगा जिसको अपन एंड में काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम काम में लेंगे वर्किंग नोट, जिसमें होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होता है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसमें अपन टाइम रेशियो लेके चले तो टाइम रेशियो हमारे पास है 6:6, क्योंकि 6 महीने तो है हमारे प्री वाले। अक्टूबर में हमने परचेस किया है, तो अक्टूबर में परचेस किया है तो अप्रैल से लेकर सितंबर अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो अप्रैल से सितंबर काउंट करोगे 6 महीने आ जाएंगे, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च काउंट करोगे तो 6 महीने आ जाएंगे। तो 6:6 को हम 1:1 भी बोल सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे हम। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो इस बार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है पी एंड एल का, बी लिमिटेड का। तो बी लिमिटेड का पी एंड एल आप देख सकते हो 2,10,000 का है, जबकि ओपनिंग बैलेंस है नीचे इंफॉर्मेशन में 90,000 का। तो 2,10,000 में से 90,000 आप लेस कर दीजिए, 1,20,000 का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000 का 1/2, इक्वल डिवाइड करना है 60,000, और इतना ही पोस्ट एक्विजिशन का हो जाएगा। $1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 60,000। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 हमारा हो जाएगा नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जो कि बी लिमिटेड है। तो सबसे पहले इसका लेते हैं पेड अप शेयर्स। पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं सबसे पहले। तो पेड अप शेयर कैपिटल इसकी दी हुई है 6 लाख रुपए। ₹6,00,000। उसके बाद ओपनिंग पी एंड एल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल के नीचे दिया हुआ था 90,000 का। उसके बाद कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसके पास। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 60,000 का आ गया। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन नीचे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, लॉस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बस। तो इन तीनों को ऐड करके हमारा नेटवर्थ आ गया 690 और 6 हो गया 7,50,000 टोटल हो गया। तो 7,50,000 हमारा नेटवर्थ आ गया। स्टेप नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो या तो गुडविल निकलती है या कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो यहां पर हम वैसे ही देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दे रखा है 5,40,000 का, 5,40,000 का दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट के आगे वैल्यू लिखी हुई है। और नेटवर्थ हमें दिया हुआ है, अब यहां पर नेटवर्थ हम पूरा नहीं लेंगे, 7,50,000 पूरा नहीं लेंगे, हम 90% लेंगे क्योंकि हमारे पास 90% ही होल्डिंग है। तो 7,50,000 का हम लेंगे 90%, 6,75,000। तो इस बार नेटवर्थ ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, ठीक है। तो इस बार निकलेगा कैपिटल रिजर्व, यानी कि नेटवर्थ माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नेटवर्थ ज्यादा है और हमने पेमेंट कम किया है, तो जब भी पेमेंट कम होगा हमारा
कैपिटल रिजर्व निकलेगा 1,35,000। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4, लास्ट वाले क्वेश्चन में स्टेप 4 नहीं निकला था, यहां पे निकलेगा माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स फंड इंटरेस्ट। इसको निकालने में हमें केवल दो ही एलिमेंट ऐड करने हैं। एक तो ऐड करना है 10% ऑफ नेटवर्थ, यानी इनका नेटवर्थ में कितना हिस्सा है, तो 7,50,000 में 10% का हिस्सा है इनका, 90% तो होल्डिंग का है, तो 75,000, और 10% इनका हिस्सा होगा ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। बस केवल दो ही एलिमेंट इनके लेने होते हैं। तो पोस्ट एक्विजिशन हमारा 60,000 है, उसका 10% भी इनको मिलेगा, दैट इज 6,000। तो 75,000 और 6,000 टोटल माइनॉरिटीज शेयर इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 81,000। ये भी हमें नोट करके रखना है। और लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5, दैट इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, जो है ए लिमिटेड। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं ऑफ ए लिमिटेड। तो मैंने टोटल इसलिए लिया है क्योंकि टोटल ड्यूरिंग द ईयर होता है, और ड्यूरिंग द ईयर हमें गिवन है 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। जो P&L दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, ये टोटल इसलिए है क्योंकि डेट नहीं है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, और ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर को बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, यानी ये हो जाता है ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर इक्वल्स टू क्लोजिंग। तो क्लोजिंग ही हमारा टोटल होता है, क्लोजिंग ही टोटल होता है। तो ये हो गया हमारा 6 लाख रुपए का प्रॉफिट। इसमें प्लस कर देना 90% ऑफ, क्योंकि इसका 90% हिस्सा है, तो पोस्ट एक्विजिशन का 90% ले लेना, जो कि 60,000 है। 60,000 का 90% आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 54,000। तो टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया हमारा 6,54,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट को फुलफिल करना है। तो बैलेंस शीट जो भी हम फुलफिल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ऊपर, ये ऊपर है, और नीचे जो है वो अपन क्या ले लेंगे, हमारा फॉर्मेट जिसको हमें फुलफिल करना है। तो जो मेन एलिमेंट है वो ही लिख रहा हूं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं सारा बता चुका हूं। तो सबसे पहले अगर इक्विटी की अगर आप बात करोगे, तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल की अगर आप बात करोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप लिखोगे केवल 30 लाख रुपए, क्योंकि जो सब्सिडरी कंपनी की है वो नेटवर्थ में इंक्लूड हो चुकी है। उसके बाद जब आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, तो रिजर्व सरप्लस में काम में लेंगे हम, देखो जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व जो है वो 4 लाख रुपए का जो होल्डिंग कंपनी का है वो कहीं काम नहीं आया। ठीक है, उसके अलावा जनरल रिजर्व और P&L तो हम दोनों काम में ले चुके हैं, लेकिन P&L की जगह कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखते हैं हम, जो कि निकला है हमारा 6,54,000 का लास्ट स्टेप में। उसके बाद एक कैपिटल रिजर्व भी निकला है। स्टेप नंबर 3 में हमारा कैपिटल रिजर्व 1,35,000 का निकला था, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने बताया था स्टेप नंबर 3, 4, 5 इन तीनों को हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व है 135 का, लायबिलिटी में आएगा रिजर्व सरप्लस में। माइनॉरिटीज भी हमारा नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, और उसके बाद भी हमारा जो कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट है 6,54,000, ये भी हम क्या करेंगे, रिजर्व सरप्लस में लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा माइनॉरिटीज वाला जो है इसको अपन अलग सेक्शन दिखाएंगे। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल अलग सेक्शन होता है, रिजर्व सरप्लस अलग सेक्शन होता है, बस वैसे ही माइनॉरिटीज को भी हम क्या करेंगे, अलग सेक्शन में दिखाएंगे। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट हमारा 81,000 का आ गया था। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज की। नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों कंपनी में निल है, नहीं आएगा। उसके बाद अगर करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे, तो करंट लायबिलिटीज में कौन है, ट्रेड पेबल ही है। ट्रेड पेबल का हमने कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो दोनों वैल्यू जोड़ लेना, 5 लाख रुपए प्लस 1,90,000 रुपए।
तो 6,90,000 ये हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा लाइबिलिटी का सेक्शन खत्म हो जाएगा। टोटल लगा सकते हो आप, तो 30 लाख से लेकर 6,90,000 तक का आप टोटल लगा लेना, 49,60,000 आपके पास आ जाएगा। इतनी ही असेट्स होनी चाहिए। तो असेट्स में भी क्या लिखेंगे हम, तो असेट्स में देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ये असेट्स का कॉलम है। लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले, तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 24 लाख प्लस 4 लाख 28 लाख। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी 4 और 4 8 लाख रुपए ये आ जाएंगे, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और इसके बाद आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, हम ले चुके हैं, इन्वेस्टमेंट का हम एडजस्ट कर चुके हैं, दोबारा नहीं लिखना है। करंट असेट्स, करंट असेट्स जो है वो आ जाएगी अपनी दोनों जोड़ के 11 और 2 13,60,000। इसके अलावा इनका टोटल आप करके देख लीजिए, 28 और 8 हो गया 36, 36 हो गया 49,60, तो 49,60,000 का आपके यहाँ पे टोटल आ जाएगा। इक्विटी एज इट इज आएगी, जनरल रिजर्व जो होल्डिंग का है वो एज इट इज आएगा, P&L की जगह कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल की जगह इस बार हमारा कैपिटल रिजर्व निकला था इसलिए वो आ जाएगा, माइनॉरिटीज को अपन अलग से सेक्शन देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का नहीं है, करंट लायबिलिटी दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे असेट्स को भी तीनों को हम क्या कर देंगे, केवल ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि असेट्स में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और करंट असेट्स, इन तीनों को ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो चुका है, इसलिए यहां पर नहीं आएगा। यानी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो ये वाला एलिमेंट होता है शेयर कैपिटल, ये दोनों क्रॉस में हट जाते हैं, रिमूव हो जाता है ये दोनों। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 हमारे पास है। एक कंपनी है एम लिमिटेड एक्वायर्ड, इसने परचेज किए हैं 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ डी लिमिटेड। यानी कि जो एम लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी हो गया और जो डी लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी हो गई, और एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड के 12,000 शेयर परचेज किए हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं डी लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं। तो 2 लाख रुपए के शेयर हैं और 10 रुपए का एक है, तो इस हिसाब से हम लगा सकते हैं 20,000 शेयर हैं डी लिमिटेड के पास, लेकिन 20,000 में से 12,000 शेयर एम लिमिटेड ने परचेज किए हैं। तो कुल मिला के अगर अपन परसेंटेज निकालेंगे तो 12,000 जो है वो 20,000 का 60% है, 60%। तो हम सबसे पहली बात ये नोट कर सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी का और माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो 60% और 40% का है, क्योंकि 20,000 में से 12,000 शेयर होल्डिंग के पास है, तो 60% तो होल्डिंग के पास है, तो रिमेनिंग जो 40% होंगे वो माइनॉरिटी के पास होंगे। उसके बाद ये परचेज कब किया, तो ये बोल रहा है कि परचेज हमने 1,70,000 में किया है, प्राइस भी दे रखी है इसने, 12,000 शेयर 1,70,000 में हमने परचेज किए हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर का मतलब क्या हो गया, अप्रैल से लेकर सितंबर 6 महीने तो हो गए प्री एक्विजिशन वाले, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक हो गए 6 महीने पोस्ट एक्विजिशन वाले। 3 बातें यहां पर क्लियर हो चुकी है। 60% शेयर होल्डिंग के पास है, 1,70,000 में परचेज किया है, और जो टाइम रेशियो होगा वो 6:6 यानी कि 1:1 होगा, 6 महीने प्री के 6 महीने पोस्ट के। उसके बाद 2 कंपनीज है, दोनों कंपनीज का हमें इक्विटी शेयर दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओपनिंग क्योंकि डेट गिवन है, P&L है ओपनिंग, और जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो फॉर द ईयर यानी कि ड्यूरिंग द ईयर भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग मेरे पास है, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास है, दोनों को जोड़ूंगा तो क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी है हमारे पास क्रेडिटर बीपी, क्योंकि इस बार क्रेडिटर और बीपी का भी रोल होगा, यही नया टॉपिक है। उसके बाद पीपीई में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। यहाँ पर गुडविल ऑलरेडी है, तो जब हम स्टेप नंबर 3 में गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमें दिए हुए 2 लाख रुपए के, लेकिन हमने ऊपर ये देखा था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,70,000 का है सब्सिडरी कंपनी में, और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं 2 लाख रुपए के। इसका बिल्कुल क्लियर मतलब यह है कि कंपनी ने 2 लाख रुपए में से 1,70,000 जो इन्वेस्ट किए हैं वो सब्सिडरी कंपनी में किए हैं, और बाकी के जो 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कहीं आउटसाइड दूसरी जगह पर किया हुआ है, सब्सिडरी में नहीं है। तो यानी कंपनी के पास 30,000 के इन्वेस्टमेंट भी एक्स्ट्रा में है।
ये भी एक नया चेंज आ गया यहाँ पे। इसके बाद बात करें तो करंट असेट्स में ज्यादा कोई इशू नहीं होता। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, डेटर्स है, बीआर है, कैशड बैंक है और कैश इन हैंड है, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जो नीचे की इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल नहीं है, उसको अपने को देख के चलना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, आउट ऑफ द डेटर्स एंड बीआर ऑफ एम लिमिटेड, यानी जो होल्डिंग कंपनी है उसके डेटर में और उसके बीआर में 50,000 और 16,000 रुपए के जो है वो रिप्रेजेंटेड हैं दोज ड्यू फ्रॉम डी लिमिटेड। यानी कि अगर मान लो एम कंपनी जैसे होल्डिंग कंपनी हमारी कंपनी है, तो हमारी होल्डिंग कंपनी में जो डेटर और बीआर हमने दिखा रखा है, यानी होल्डिंग कंपनी का डेटर आप देख सकते हो 3 लाख रुपए का है, बीआर आप देख सकते हो 20,000 रुपए का है। तो इस 3 लाख में से 50,000 और इस 20,000 में से 16,000 का जो डेटर बीआर है वो कोई और नहीं है, वो हमारी ही सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का जो डेटर बीआर है 50,000 16,000 का, वो डी कंपनी है। तो ऑब्वियस बात है जो डी कंपनी का क्रेडिटर बीपी होगा वो एम लिमिटेड होगा, जस्ट अपोजिट। इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर। जैसे हमने डिपार्टमेंट में पढ़ा है, ब्रांच में पढ़ा है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करता है, इंटर ट्रांसफर करता है। तो इंटर ट्रांसफर करता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है तो हम उसमें स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक रिजर्व की तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो डेटर और बीआर है एम लिमिटेड में, वो की वो वैल्यू एज इट इज ऐड होगी डी लिमिटेड के क्रेडिटर और बीपी में। तो डी लिमिटेड का जो क्रेडिटर बीपी है यानी 92,000 और 60,000, इसमें 50,000 का क्रेडिटर और 16,000 का बीपी वो एम लिमिटेड होगा। ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। उसके बाद एक स्टॉक है इन दी हैंड ऑफ डी लिमिटेड। डी लिमिटेड के पास जो स्टॉक है इंक्लूड्स गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एम लिमिटेड एज ए 20,000, यानी डी लिमिटेड ने एम लिमिटेड से 20,000 का ऐसा माल परचेस किया था जिसमें 20,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ था 25% ऑन कॉस्ट, और वो अब तक डी लिमिटेड के स्टॉक में है। यानी ये जो स्टॉक है अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है 40,500, इसमें 20,000 का ऐसा स्टॉक शामिल है जो उसने एम से परचेस किया था 25% प्रॉफिट पर, और वो अभी तक सेल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये वाला माल डी लिमिटेड ने सेल नहीं किया, तो इसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने नहीं कमाया होगा, तो इसको बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। तो यहां पर नई बातें कितनी है, पहली बात इन्वेस्टमेंट की बात समझ में आ गई होगी। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी कंपनी में वो 1,70,000 किया है, जो ऊपर ही ऊपर हमें फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। 12,000 जो शेयर हमने परचेस किए हैं वो 1,70 में किए हैं, जबकि नीचे जो हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है वो 2 लाख रुपए का है। तो 30,000 का इन्वेस्टमेंट एडिशनल है, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी का कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, यहां पर डेटर और क्रेडिटर जो एम लिमिटेड के हैं वो कोई और नहीं है, वो डी लिमिटेड है, यानी सब्सिडरी कंपनी ही एम लिमिटेड की डेटर बीआर है। तो उल्टा बोल सकते हैं कि जो डी लिमिटेड में जो क्रेडिटर बीपी है वो एम लिमिटेड है। इसी तरीके से डी का जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 का, वो उसने एम लिमिटेड से लिया था 25% प्रॉफिट पे। तो आगे अगर वो सेल नहीं हुआ है तो उसमें जुड़ा हुआ प्रॉफिट भी क्या होगा, स्टॉक रिजर्व यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा, जिसका हमें एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो स्टेप नंबर 1 हमारा होता है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एक तो हमें चाहिए होता है टाइम रेशियो जो कि है 1:1, और एक चीज और आप नोट कर लीजिए, परसेंटेज। ये अलग से मैं परसेंटेज नोट कर लेता हूं। 60% होल्डिंग कंपनी का है, 40% जो है वो माइनॉरिटीज का है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें चाहिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी के ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट को ही हम प्री और पोस्ट में डिवाइड करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हमें अलग से दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये रहा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आप देख सकते हो 45,000 है, ठीक है। तो 45,000 को ही हम क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे।
ठीक है। तो नीचे जो हमारा स्टेप नंबर 1 निकलेगा, इस स्टेप नंबर 1 में जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा वो हो जाएगा 45,000। ठीक है, इस 45,000 को टाइम रेशियो में क्या कर दो आप, डिवाइड कर दीजिए। तो प्री हो जाएगा, प्री एक्यूजिशन प्रॉफिट हो जाएगा 45,000 का 1/2, 22,500, और इतना ही पोस्ट एक्यूजिशन प्रॉफिट हो जाएगा 45,000 का 1/2, 22,500। क्योंकि यहां पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है तो यही ड्यूरिंग द ईयर है, नहीं तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके भी हम निकाल सकते थे, और कोई एडिशनल इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं होगा। स्टेप नंबर 2 हमारा नेटवर्थ का होता है ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी कौन है, डी लिमिटेड। तो डी लिमिटेड का हम निकाल देंगे नेटवर्थ। सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल लेंगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए का, ये 2 लाख रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल हमें गिवन है। उसके बाद इसमें क्या जोड़ते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस हम ले लेंगे एक तो जनरल रिजर्व का, ओपनिंग जनरल रिजर्व। तो ओपनिंग जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए, सब्सिडरी का ही लेना है। ओपनिंग पी एंड एल अगर है तो ओपनिंग पी एंड एल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का। उसके बाद हम लेते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा आ गया 22,500 रुपए का। उसके बाद हम देखते हैं कोई रिवैल्यूएशन हुआ क्या, कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ असेट्स लायबिलिटी का, कोई लॉस नहीं हुआ, और ना ही कोई हमारे पास फिक्टिशियस असेट्स है। तो टोटल जो आएगा वो होगा नेटवर्थ, जो कि आ गया अपना 3,62,500, 3,62,500। तो ये हमारा नेटवर्थ आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 की जब हम बात करेंगे, जो कि होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, या तो असेट्स निकलेगा या लायबिलिटी निकलेगा। ये हम चेक करते हैं 2 वैल्यू से, या तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से चेक करो एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,70,000। 2 लाख नहीं लेना है, जो ऊपर इंफॉर्मेशन में 1,70,000 दिया हुआ था वो लेना है, और एक हमें लेना है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ जो 3,62,500 है उसका हमें 60% ही लेना है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का 60% ही हिस्सा है। ठीक है, तो 3,62,500 का 60% आ जाएगा 2,17,500। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्थ ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, क्योंकि नेटवर्थ से कम पेमेंट किया है हमने, तो असेट्स कम है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होती है, तो असेट्स तो है 170, नेटवर्थ लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी है 217, तो लायबिलिटी ज्यादा है तो लायबिलिटी कैपिटल रिजर्व होता है। तो 2,17,500 में से 1,70,000 आप लेस कर दो, तो 47,500 रुपीज का कैपिटल रिजर्व आपके पास आ जाएगा। तीसरा पॉइंट। फोर्थ हमारे पास स्टेप जो होता है वो होता है हमारा माइनॉरिटीज का। माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट जो होगा वो हम निकालेंगे। इसमें हम केवल 2 एलिमेंट लेंगे, 40% लेंगे क्योंकि माइनॉरिटी का हिस्सा 40% है, तो 40% ऑफ नेटवर्थ और 40% ऑफ पोस्ट एक्यूजिशन प्रॉफिट। ये दो तो हम लेते ही लेते हैं। तो नेटवर्थ हमारा है 3,62,500, जिसका हम ले लेंगे 40%। तो 3,62,500 का 40% हो जाएगा 1,45,000। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ था 22,500, जिसका 40% आ जाएगा 9,000। तो टोटल शेयर ऑफ माइनॉरिटीज हो जाएगा अपना, माइनॉरिटीज शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट हमारा टोटल हो जाएगा 1,54,000, 1,54,000। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 5 हमारा होता है कॉन्सोलिडेटेड
प्रॉफिट। लेकिन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इस बार एक छोटा सा चेंज आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग पी एंड एल ले लेते हैं, यानी कि टोटल प्रॉफिट लेते हैं तो टोटल प्रॉफिट होता है ओपनिंग पी एंड एल प्लस ड्यूरिंग द ईयर। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकलता है हमेशा होल्डिंग कंपनी का। तो होल्डिंग कंपनी का पी एंड एल ले लीजिए, ओपनिंग पी एंड एल जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ओपनिंग 90,000 का 90,000 का हमें दिया हुआ है। फिर प्रॉफिट ले लीजिए ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,70,000 का, ठीक है। उसके बाद हम ले लेंगे 60% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनॉरिटी में और कंसोलिडेटेड में पड़ता है, तो 60% कितना हो जाएगा, 22,500 का 60%, तो ये हो जाएगा 13,500, ठीक है। तो टोटल जो है वो तो हो जाएगा एक बार अपना 170 और 90 हो गया 2,60,000, तो 2,73,500, तो 2,73,500 का टोटल हो जाएगा यहां तक। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट में वो वाला प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है जो स्टॉक में जुड़ा हुआ है, और स्टॉक किसके पास है, डी लिमिटेड के पास है, जो उसने एम लिमिटेड से लिया था। यानी सब्सिडरी ने जो होल्डिंग कंपनी से माल लिया था वो सब्सिडरी कंपनी आगे सेल नहीं कर पाई, तो जो स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी आएगा, लेकिन वो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न नहीं किया है। अगर वो सेल हो जाता तो कंपनी अर्न करती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को यहां पर लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न नहीं किया है, लेकिन वो 2,73,500 में जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है उसमें वो वैल्यू डेफिनेटली जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो जो 20,000 का जो स्टॉक है हमारा, उसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकालेंगे। 20,000 का जो स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस है, और परसेंटेज जो हमें दिया हुआ था 25%, वो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ था। नीचे जो हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो डी लिमिटेड के पास जो स्टॉक है, डी लिमिटेड के पास जो इंक्लूड स्टॉक है वो 20,000 में उसने परचेस किया था एम लिमिटेड से, और इसका प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो इस केस में हमने ब्रांच में भी पढ़ा था कि हमेशा हम करेंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 4,000 रुपए का। तो 4,000 का ऐसा प्रॉफिट है जो हमारे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा, यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट होल्डिंग का है और होल्डिंग ने ही सब्सिडरी कंपनी को माल बेचा था। तो होल्डिंग ने अपने प्रॉफिट में 4,000 रुपए जोड़ा हुआ है जो कि कंपनी ने कमाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी भी किसकी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की ही है। तो यहां पर जो 4,000 रुपए नहीं कमाए हैं वो यहां पर हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 2,69,500। ये हम कंसिडर करके चलेंगे बैलेंस शीट में। बस इतना सा एक एडजस्टमेंट और है, लेकिन हर एडजस्टमेंट जो होता है वो दो जगह होता है, ठीक है, दो जगह होता है एडजस्टमेंट। तो इसका एडजस्टमेंट एक जगह और होगा, और वो होगा स्टॉक में, क्योंकि जब हम इन्वेंट्री या स्टॉक जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि दोनों कंपनी का जो स्टॉक है, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2 लाख रुपए प्लस 40,500 है, ठीक है। तो ये जो 40,500 जो डी लिमिटेड का जो स्टॉक है, ये 40,500 का जो डी लिमिटेड का स्टॉक है, एक्चुअल में इसमें से जो 20,000 का माल है वो उसने 16,000 की कॉस्ट का था जो 20,000 में लिया, क्योंकि उसमें 4,000 का प्रॉफिट था। तो इसमें जो 4,000 का प्रॉफिट था वो आपको हटाना पड़ेगा। तो जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट दो जगह होगा, एक तो स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसमें एडजस्ट होगा, माइनस होगा, और एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो अपना निकालते हैं उसमें से हम माइनस करके चलेंगे। तो बैलेंस शीट में जो हम स्टॉक दिखाएंगे वो 2,36,500 रुपए दिखाएंगे, ना कि 2,40,500। इसके बाद जब हम डेटर्स की बात करेंगे
बीआर की बात करेंगे, क्रेडिटर्स की बात करेंगे और बीपी की बात करेंगे, तो यहां पर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की बात होगी, जो कि डेटर और बीआर 50,000 और 16,000 के एम लिमिटेड के हैं, जो कि खुद डी लिमिटेड था। यानी एम लिमिटेड का डेटर कौन है? डी लिमिटेड। तो डी लिमिटेड का क्रेडिटर कौन होगा? एम लिमिटेड होगा। तो ये जो एक दूसरे के जो डेटर क्रेडिटर होंगे, दोनों के डेटा कॉन्सोलिडेट होने के बाद एक ही कंपनी अपने आप से तो पैसे मांगेगी नहीं। यानी एम लिमिटेड और डी लिमिटेड के जब डेटा कॉन्सोलिडेटेड हो जाएंगे, तो एम लिमिटेड डी लिमिटेड से जो डेटर है उससे 50,000 16,000 नहीं लेगी, तो वो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मान के हम उनको टर्मिनेट कर देंगे। तो डेटर अभी हमारे पास कितने हैं वो हम देख लेते हैं। तो डेटर्स अभी हमारे पास है 3 लाख रुपए के, तो होल्डिंग कंपनी के हैं, प्लस 1,34,500 के हमारे सब्सिडरी कंपनी के हैं। उसमें से जो कॉमन वैल्यू 50,000 है वो लेस कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि 50,000 ये एक दूसरे के डेटर हैं, तो उसको आप लेस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास 3,84,500 रुपीज का डेटर आ जाएगा। ऐसे ही जब बीआर की बात करेंगे, तो होल्डिंग के 20 हैं और सब्सिडरी के 30,000 है, तो 20,000 प्लस 30,000, इसमें से जो कॉमन वैल्यू है 16,000 वो लेस कर दीजिए। तो 50 में से 16 आपके चले जाएंगे, तो 34,000 34,000 का बीआर रह जाएगा। ऐसे ही जब क्रेडिटर की हम बात करेंगे, तो क्रेडिटर हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं 2,40,000 और 92,000 के। तो 240 तो हमारे क्रेडिटर हैं होल्डिंग कंपनी के, 92,000 है सब्सिडरी कंपनी के। तो सब्सिडरी कंपनी में 92,000 में 50,000 होल्डिंग कंपनी ही है, तो ये हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे। तो 2,82,000 जो है क्रेडिटर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में बचेंगे। इसी तरीके से बीपी जो है वो 80,000 होल्डिंग के हैं और 60,000 सब्सिडरी कंपनी के हैं, 80 प्लस 60। इसमें से जो कॉमन वैल्यू है 16,000 वो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो 140 में से 16 चला जाएगा, तो 1,24,000 का बीपी रह जाएगा, जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इस तरीके से अपना जो पूरा का पूरा जो वर्किंग नोट है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर होता है। अब इन सारी वैल्यूज को हमें बैलेंस शीट में रखना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से। यानी स्टेप नंबर 1 से कुछ भी नहीं आता, स्टेप नंबर 2 से कुछ भी नहीं आता, स्टेप नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व निकला है, तो इसका भी एक एडजस्टमेंट बनता है। क्यों? क्योंकि देखो आप बैलेंस शीट में आपको गुडविल दिया हुआ है, तो एक कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो आपको यहां पर गुडविल का भी एडजस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व आपका 47,500 का है, तो अब इसको भी एडजस्ट करते हैं, तो गुडविल भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गुडविल जो है हमारी होल्डिंग कंपनी की है 3 लाख, प्लस सब्सिडरी कंपनी की है 70,000, उसमें से कैपिटल रिजर्व लेस कर दीजिए 47,500 का। तो अब आपके पास जो पॉजिटिव बैलेंस है वो गुडविल का बचेगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व तो कम है। तो टोटल गुडविल आपकी 3,70,000 है, उसमें से 47,500 आपको कैपिटल रिजर्व एडजस्ट करना पड़ेगा, और जो टोटल गुडविल है आपकी, ठीक है, वो आ जाएगी 3,22,500। तो ये 3,22,500 आप असेट्स में दिखाओगे, ठीक है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये हमारी असेट्स में आ गया, ठीक है। ये बीपी और क्रेडिटर दोनों जो है वो हमारी क्या हो जाएंगे? करंट लायबिलिटीज हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हमारा करंट लायबिलिटीज हो जाएगा। बीआर हमारा करंट असेट्स हो जाएगा। उसके बाद डेटर्स हमारा करंट असेट्स हो गया। स्टॉक भी क्या हो गया? करंट असेट्स हो गया। कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट किस में चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। उसके बाद माइनॉरिटीज शेयर होल्डर क्या करते हैं? हम इसको हम सेपरेट भी दिखा सकते हैं, हम इसको सेपरेट भी दिखा सकते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी में भी दिखा सकते हैं। इसके बाद कैपिटल रिजर्व हम एडजस्ट कर चुके हैं गुडविल के साथ। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं वो हमें क्या करनी है? नई बैलेंस शीट में, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करना है। उसके अलावा जो वैल्यू बच जाएगी हमें केवल उनको एडिशन करके लिखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख रुपए का था, उसमें से केवल 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट ही टर्मिनेट होगा, जो स्टेप नंबर 3 में हमने काम में लिया है। तो रिमेनिंग 30,000 का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज शो किया जाएगा।
तो इसके बाद जो है ये आपका टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इंटर कंपनी ट्रांसफर, जिसमें डेटर्स का, क्रेडिटर का, बीआर का, बीपी का और स्टॉक का जो एडजस्टमेंट होगा, जो भी नए टॉपिक्स होते हैं वो सारे इसमें बता दिए गए हैं। अब इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर वो देखा जाएगा।